जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हेडिंग ने कई बार आपको चकित किया होगा कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, शिंजो आबे के बाद क्या नरेंद्र मोदी का नंबर आ सकता है, एक्चुअली आ सकता है। इस बात को केवल इस हिसाब से मत देखिएगा कि इस समय जो धमकियां चल रही हैं, जब कन्हैया लाल का मर्डर होता है और उसमें उसमें जो आरोपी हैं, जो एक तरीके से हत्यारे हैं, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तेरे गले पर भी हमारी ये जो हथियार है ये आएगा, तेरा भी गला रेता जाएगा। ये बात वो लोग इतनी आसानी से वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये सब मत समझिएगा कि ये बात हो ही नहीं सकती है। शिंजो आबे की जो हत्या हुई है, जापान के जो पूर्व राष्ट्र प्रमुख रहे हैं, उनकी हत्या के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मायने हैं। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर पूरी दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ा स्टेट्समैन है, चाहे वो जो बाइडेन की बात करें या व्लादिमीर पुतिन, लेकिन इन सब से भी सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई एक व्यक्ति रखता है, दैट इज इंडियाज पीएम, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो नाम है। अब सोचिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये नरेंद्र मोदी के मित्र के रूप में कहे जाते थे, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी अमेरिका में कह करके आए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो चले गए। उनके खिलाफ एक सोचिएगा, एक एक इतने बड़े सुपर पावर देश के राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही हटा देना, क्या ये किसी सरकारी एजेंसी के हाथ की बात थी? ये यूं ही नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए कि इस समय विश्व में जो किसी भी देश में अराजक स्थितियां पैदा कर सकते हैं, वो डीप स्टेट्स कहलाते हैं। यानी कि पूर्व राष्ट्र प्रमुख उस देश के हो सकते हैं, वो सीआईए हो सकता है, वो नाचो हो सकता है, वो मल्टीनेशनल हाउसेस हो सकते हैं। ये हिटमैन्स हैं जो पूरे विश्व को कई तरीके से कंट्रोल भी करते हैं और जो चाहे पूरे देश की सत्ता को अलट पलट कर सकते हैं। पूरे इस समय भारत में पिछले 2.5-3 साल से जो चल रहा है, इन चीजों के मद्देनजर आप उन बातों को समझ सकते हैं। पहले मैं बताता चलूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से बाहर किया गया और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया, उनके खिलाफ जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। मैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि मोदी के जो मित्र कहे जाते थे, किस तरीके से एक एक करके उनको निपटाया गया। इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, ये जितने भी नाम चलते चले जा रहे हैं ना, उन नामों के बाद में हमेशा ये जरूर कहा गया कि अब का नंबर मोदी का आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप गए, अब मोदी का नंबर आ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू गए, इजराइल के राष्ट्र प्रमुख, अगला नंबर मोदी का आ सकता है। बोरिस जॉनसन ये वही व्यक्ति हैं, एफडीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके और भारत के बीच में स्थापित करने वाले थे, उन्हें अपने सहयोगी के साथ में कुछ गलत कर्म करने के बारे में, अब कर्म क्या किया गया क्या नहीं किया गया, आई मीन नो वेरी वेल कि चाहे यूरोप हो या अमेरिका, वहां पर फ्री एक यूटिलिटी किस तरीके से स्थापित है, और चाहे वो बिल क्लिंटन हो या कोई और, किस तरीके से वहां पर इन सब चीजों को रिकमेंड किया जाता है। और वहां पर हर व्यक्ति जानता है कि भारत में जिस तरीके से एक शादी 25 साल तक टिकती है, वहां पर 25 साल में 25-25 शादियां हो जाया करती हैं। ऐसे में किसी राष्ट्र प्रमुख के बारे में ये सोचना कि उसने ये किया था या वो किया था, शायद उस देश के जितने भी राष्ट्र प्रमुख इससे पहले हुए हों, उनमें से किसी के द्वारा भी ऐसा नहीं किया गया हो। ऐसा भी हो नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों का के लिए मुद्दा उठाया जाता है, दैट इज नेमली बोरिस जॉनसन, जिनके साथ में मोदी जी की जरा नजदीकियां बढ़ गई थी, करीबियां बढ़ गई थी और भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे होने जा रहे थे। शिंजो आबे की बात करना यहां पर जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिंजो आबे ये वो व्यक्ति हैं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले एज अ सीएम उन्होंने जिन 3 देशों की यात्रा की थी, जापान उसमें से एक था। एज अ सीएम वो ट्विटर पे जिन 3 लोगों को फॉलो किया करते थे, उसमें शिंजो आबे ये एक नाम था। शिंजो आबे ये वही व्यक्ति हैं, जब 2006 में सत्ता में आते हैं तो आते ही जापान का संविधान बदलने की वो बात करते हैं। बात क्यों करते हैं? क्योंकि जापान का संविधान वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद में अमेरिकी जनरल्स ने लिखवाया था। और बात यह भी कही जाती है कि जापान में जिस किसी ने भी उस संविधान को बदलने की बात की या इस मुद्दे को उठाया, या तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया या अपदस्थ कर दिया गया या कोई भी इस तरीके की बात की, लेकिन शिंजो आबे ने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी थी। 2012 में वो फिर सत्ता में आए थे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ गए थे। चीन का प्रभुत्व के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी कई बार कह चुके थे कि भारत इतना बड़ा देश है,
कि पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी की बात करना ही बेवकूफी है। पाकिस्तान को तो भारत कभी भी ठिकाने लगा सकता है। प्रॉब्लम भारत को जिससे है वो है चीन, और चीन और अमेरिका की आंखों में भारत लगातार खटक रहा है। आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोविड हुआ था उसके उस समय ये कहा था कि इसे कोविड मत कहिए, इसे चाइनीज वायरस कहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन की भूमिका को, विश्व में बढ़ती हुई भूमिका को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो चीन को आगे बढ़ता हुए नहीं देखना चाहते थे, और चीन डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इससे पहले बराक ओबामा ने जरूर चीन को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिशें की थी। समझ लीजिएगा, बोरिस जॉनसन हटाए गए, बेंजामिन नेतन्याहू हटाए गए, डोनाल्ड ट्रंप हटाए गए, शिंजो आबे की हत्या की गई। ये वही शिंजो आबे हैं जो भारत में जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, और भारत एक तरीके का देश जहां पर बुलेट ट्रेन के लिए जितनी फंडिंग चाहिए होती है वो फंडिंग के लिए भारत तैयार नहीं था। 80% फंडिंग बुलेट ट्रेन की जापान से आती है भारत में। मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस ये जापान और भारत मिलकर के करते हैं। ये सारा का सारा इशारा तकरीबन तकरीबन ये मान के चलिए कि चीन के खिलाफ होता है। क्वाड संगठन बनता है, क्वाड यानी कि जिसमें अमेरिका शामिल होता है, जिसमें जापान शामिल होता है, भारत शामिल होता है, और बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर दिया जाता है। ये बात मान के चलिए कि क्वाड में अमेरिका जरूर है, लेकिन ये सारा का सारा अल्टीमेटली चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए था। अमेरिका और चीन आपस में एक तरीके से व्यापारिक सौदागर हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धी हैं। कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए दिखना नहीं चाहता है, दिखाना जरूर चाहता है। और भारत के लिए चीन और अमेरिका दोनों में से कोई भी व्यापारिक मित्र नहीं हो सकता, ये बात मान के चलिए। और जिस तरीके से समय कुछ परिस्थितियां चली थी, ऐसे में भारत की रूस के साथ में जो नजदीकियां भी थी, जिस तरीके से भारत ने रूस के साथ में तेल खरीदना कम नहीं किया, गैस के समझौते रद्द नहीं किए, रूस के साथ सामरिक समझौते जो थे वो भी रद्द नहीं किए, अमेरिका के कहने के बावजूद भी ये कुछ भी अमेरिका को गले से उसके उतर नहीं रहा है कि कोई हमारी नाफरमानी कैसे कर सकता है। और ऐसे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से कुछ कई बार कहा जाता है कि जो मछली जिस तरीके से होती है, वो मछली सागर में जब होती है तो अपने आप को, अब सागर को बहुत कुछ समझती नहीं है, लेकिन वो मछली जब जमीन पर आती है और तड़पती है, छटपटाती है, तब उसे पता लगता है कि सागर में थी ना, तभी जीवन था। ये वैसे ही है कि जो कोई आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जब तक वो आपके पास में होते हैं तब तक आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाते हैं तब आपको उनके मूल्य का एहसास होता है। नरेंद्र मोदी भारत के लिए ऐसी ही एक शख्सियत है। भारत ने अगर इन्हें किसी भी तरीके से खो दिया, क्योंकि आज चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या बहुत सारे और चैनल्स की बात करें, हम पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लगातार चलाया हुआ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं लगातार। और हमें लगता भी है, ये सोचिएगा कि नुपुर शर्मा क्या ये अकेली एक ऐसी नेता थी जिसके कारण से कतर और ये सारे के सारे देश जो है वो एक हो सकते थे? नहीं साहब, इसमें पूरा का पूरा अमेरिका का बिछाया हुआ जाल था। भारत के मुसलमानों में आज इतनी ताकत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकें। और जिस तरीके से पिछली हैदराबाद में, हालांकि मैं एक और वीडियो पूरा बनाने वाला हूं कि एक तरीके से मुसलमानों को लास्ट चांस नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया है, यहां पर वहां पर मैं इसे डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों में वो ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के विपक्षी दलों में भी वो ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के बाहर जो राजनीतिक विदेशी व्यापारिक शक्तियां हैं उनमें वो ताकत जरूर है, जो लगातार भारत को कभी सीएए के नाम पर, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी नुपुर शर्मा के नाम पर भारत को अस्थिर करने का हर एक संभव प्रयास करते जा रहे हैं। और वो इसके लिए कभी मुसलमानों को अपने हथियार बनाएंगे, कभी यहां पर मिशनरीज को अपना हथियार बनाएंगे, कभी नक्सलाइट्स को अपना हथियार बनाएंगे। हर वो चीज, हर वो बात, हर वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ हो सकता है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और व्हाटएवर, वो उन सबको अपना हथियार बनाएंगे और भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कहा था आपसे कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, एक्चुअली जो आपसे प्रेम करता है, वरना जब खो जाएंगे वो, तब आप छटपटाएंगे। नरेंद्र मोदी इज द मैन दैट इज फॉर इंडिया, जिसकी भारत को बहुत जरूरत है। जिस दिन वो आपसे खो गए, जिस तरीके से शिंजो आबे चले गए हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू चले गए, जिस तरीके से बोरिस जॉनसन जा रहे हैं, अगला नंबर शायद नरेंद्र मोदी का भी आ सकता है। कैसे आएगा
ये हमें नहीं पता। हम केवल ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका इस तरीके का कोई भी हाल ना हो, वो सलामत रहें और भारत देश के लिए लगातार काम करते रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको लगता है कि राष्ट्र और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें नैतिक सहयोग के साथ साथ में यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमारा नियमित आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।